चल नाउ लेट्स गो टू सम्स एंड देखते हैं कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सम्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा है। ओके, अब यहाँ पे सम्स में जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सम है, पहले हम लोग वो वाला सम देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है, फाइंड आउट in each case what amount shall be transferred to capital redemption reserve account। मतलब उसने ये पूछा है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वो हम लोगों को बताना है। ओके, चलो फटाफट मेरे को बताओ, सीआरआर को कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को क्या आना चाहिए? सर, अगर हम लोगों को सीआरआर कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को जो आना चाहिए दैट इज अवर वर्किंग नोट। चलो फटाफट मेरे को वर्किंग नोट बताओ। सर, वर्किंग नोट में एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफआई। एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ। एनवी मतलब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल, उसमें ऐड कर देंगे अगर हम लोग कोई प्रीमियम उसमें पे कर रहे हैं तो प्रीमियम पेबल, और इन दोनों का टोटल मिला के मुझे देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पीएफआई। पीएफआई बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर करेंगे, उसमें अगर प्रीमियम पे इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिलेगा, और दोनों को प्लस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा कैश और बैंक का अमाउंट, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट वाला। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये। तो तुम लोग के दिमाग में पहले ये फिट कर लो, ये इक्वल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रीमियम पेबल का, मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, मैं बात करूं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का, कैश एंड बैंक का, तो इसका उस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, तो हमने किया। ओके, चलो अब हम लोग वन बाय वन उस सम को सॉल्व करते हैं, वन बाय वन। चलो लेट्स सी, सबसे पहले करेंगे पॉइंट नंबर ए। ओके, चलो पॉइंट नंबर ए क्या बोला है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम, बोलो कितना है? 10 लाख रुपीस का है। याद रखना यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये जो है ना, ये मार्किंग, इसका मतलब रुपीस 10 लाख है एट पार। तो रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट व्हाट? पार। और अमाउंट कितना है? 10 लाख। तो ये जो अमाउंट है 10 लाख, ये जो अमाउंट है ये 10 लाख को हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लिख दिया है 10 लाख। 10 लाख बोले तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोले तो कैपिटल। उसने बोला रिडीमेबल एट पार, मतलब हम उनको प्रीमियम देने वाले जीरो। रिडीमेबल एट पार, पार का मतलब हम उनको रिडीम करने वाले सिर्फ फेस वैल्यू, मतलब हम उनको 1 रुपए का भी प्रीमियम नहीं देंगे, तो प्रीमियम पेबल विल बी जीरो। तो ये जो अमाउंट है दिस विल ऑल्सो बी 10 lakhs। यहां तक समझा? ओके, फिर वो क्या बोल रहे हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल में इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इक्विटी अज्यूम कर, कितने का है? रुपीस 10 लाख, ये भी एट पार है। ओहो, तो रुपीस 10 लाख मतलब ये फेस वैल्यू हो गया, वो भी एट पार है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो, और सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो, तो कैश बैंक का अमाउंट भी कितना आएगा? 10 lakhs।
अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो बताओ मेरा कैपिटल गया कितना, कैपिटल का बात कर रहा हूँ, कैपिटल कितना गया 10 लाख, आया कितना वो भी 10 लाख। तो क्या मेरा जो कैपिटल रिप्लेसमेंट था वो हुआ है? हाँ सर, 10 लाख का कैपिटल गया है, 10 लाख का कैपिटल आया है, तो डीपी विल बिकम 0, मतलब मेरा जो CRR है दैट विल बी 0। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो आंसर है दैट इज 0। तो ये जो CRR का अमाउंट है दैट इज 0 फॉर द फर्स्ट पार्ट। आ जाते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। बोलो रुपीज 10 लाख मतलब फेस वैल्यू कितना है 10 लाख है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी वाला पार्ट। ओके, मैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो इसी में हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब मैंने इरेज कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं बी वाले पार्ट। ओके, सो बी पार्ट, बोलो इसका कैपिटल कितना है सर 10 लाख। अब वो क्या बोल रहा है, रिडीमेबल 5% प्रीमियम पे, मतलब देते वक्त हमको 100 के जगह पे 105 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम पेबल है 5% और ये 5% इस अमाउंट का होगा। तो बताओ 10 lakhs into 5%, so that comes to 50,000, that comes to how much 50,000। तो बताओ फटाफट मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा सर 10 लाख प्लस 50,000 दैट कम्स टू 10 लाख 50,000। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, फ्रेश इशू कितने का है सर रुपीज 8 लाख। रुपीज 8 लाख मतलब सर रुपीज 8 लाख का मतलब होता है कैपिटल। तो लो ये जो कैपिटल है वो कितना हो गया 8 लाख। वो भी वो क्या बोल रहा है एट पार, मतलब प्रीमियम 0। तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे 8 लाख, क्योंकि मुझे प्रीमियम पे मैंने इशू ही नहीं किया। अब मुझे बताओ क्या तुम्हारा पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, क्या वो टैली हो रहा है? बताओ कितने का कैपिटल गया सर 10 लाख, कितने का कैपिटल आया, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कैपिटल का सर 8 लाख, कितने का कैपिटल का रिप्लेसमेंट हुआ सर 8 लाख, कितने का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ सर 2 लाख। तो वो जो 2 लाख है उस 2 लाख का मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा CRR। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CRR रिक्वायर्ड, आंसर इज 2 लाख। क्लियर, चलो तो अब ये हो गया अपना बी वाला पॉइंट भी कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, सी। क्या बोला है लेट्स सी, बोलो 10 लाख है, 10 लाख एट पार, हम लोग सी का बात कर रहे हैं 10 लाख एट पार। तो लो ये हो गया 10 लाख, प्रीमियम पेबल 0, एट पार बोला है, एट पार मतलब फेस वैल्यू, तो पे भी कितना करना पड़ेगा 10 लाख, राइट। ओके, यहाँ बोला है रुपीज 8 लाख एट 10% प्रीमियम। ओ, तो ये जो 8 लाख है वो तो उसका कैपिटल है, बोले तो फेस वैल्यू 10% प्रीमियम पे है, 10% प्रीमियम, तो इसका 10% कितना आएगा सर 10% तो 80,000। वेरी गुड, सो 8 lakhs plus 80,000, आंसर विल बी 8,80,000। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं मैं तुम लोग को वो बताता हूँ। उनके दिमाग में क्या होता है, देखो 10 लाख चाहिए,
8,80,000 है, तो अब हमको चाहिए 1,20,000। ये होता है उनका आंसर। CRR का आंसर विल बी 1,20,000, which is wrong, which is wrong। तो बताओ अभी कैसे करना पड़ेगा, बताओ CRR कैसे कैलकुलेट करेगा, बताओ फटाफट। सर CRR के लिए हमको टैली करना है सिर्फ पहला लाइन, बाकी तो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो बताओ फटाफट 10 लाख में से यहाँ पे टोटल 8 लाख है, तो CRR कितने का आएगा? सर CRR का अमाउंट विल बी 2 लाख। कुछ समझा मैंने क्या बोला? श्योर, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 8 लाख के जगह पे 18 लाख होता तो बताओ कैपिटल कितना गया? सर 10। कितना आया? 18। कम आया कि ज्यादा आया? सर ज्यादा आया। ज्यादा आया तो तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? CRR क्रिएट करोगे क्या? सर CRR का तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि 10 लाख का कैपिटल गया, 18 आ गया, 18 बहुत ज्यादा आया, तो उसमें CRR करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, so this was the answer for point number C। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर D। बोलो कितना है? 10 लाख है, 5% प्रीमियम भी है, तो ये हो गया है अपना 10 लाख, और उस पे प्रीमियम पेबल है 5%। बोले तो कितना? 50,000। तो बताओ पे कितना करना पड़ेगा? सर पे करना पड़ेगा 10,50,000, राइट। चलो कैपिटल कितना है? 8 लाख, वो भी 10% प्रीमियम पे, ये हो गया 8 लाख। और जो प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो इसका 10% है, तो हमको कितना मिलेगा? 80,000। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट हो जाएगा दैट विल बी 8,80,000। चलो फटाफट CRR का अमाउंट बताओ। बताओ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं? सर 10,50,000 गया, उसमें से 8,80,000 है, तो यहाँ पे ले लेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो वो लोग क्या करेंगे? 10,50,000 माइनस 8,80,000, वो लोगों का आंसर कितना आएगा? सर 1,70,70,000। बताओ फटाफट, क्या ये सही जवाब है? आंसर इज नो, है ना। तो इसका आंसर 1,70,000 नहीं है। तो बताओ आंसर क्या है? सर आंसर में ये 10 लाख है, ये मालूम नहीं है, ये 8 लाख है, तो बताओ फटाफट आंसर। सर यहाँ पे भी आंसर विल बी 2 लाख। उसका हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? CR। क्लियर? चलो तो हम लोग ने ये वाला सम पूरा कर लिया है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ CRR। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे पहले वाले का आंसर वो 0, सेकेंड का, थर्ड का और फोर्थ का, सबका आंसर इज 2 लाख। ओके, चलो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं तुम लोग को एक बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट ना ये वर्किंग नोट बहुत अच्छे से समझ लेते, सीख लेते और उनको आ भी जाता है, बट वो लोग है ना वर्किंग नोट ना करते वक्त एक छोटा सा ना गड़बड़ करते हैं। ये 50,000 दिख रहा है, ये 50,000, इस 50,000 को वो लोग चेक नहीं करते कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो रहा है कि नहीं। बताओ मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? सर 80,000, मतलब प्रॉफिट है 80,000 का, मेरा लॉस कितना है? सर 50,000। तो क्या ये 50,000 इस 80,000 से राइट ऑफ मतलब कैंसल हो सकता है? आंसर इज यस। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये 80,000 ना होके ये होता 40,000, क्या होता? 40,000। तो क्या ये 50,000 इस 40,000 से राइट ऑफ हो जाता? आंसर इज नो। तो इसका मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पॉसिबल ही नहीं है।
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम ये जो प्रीमियम पेबल है ये इसको राइट ऑफ नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, सर मेरे पास पीएनएल अकाउंट है, हाँ तो यूज करो ना, लेकिन इसको राइट ऑफ करना कंपलसरी है। तुमको इस 50,000 को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर ये राइट ऑफ नहीं होता है इसका मतलब तुम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब तुम लोग वर्किंग नोट करते हो, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि क्या ये प्रीमियम पेबल, ये जो प्रीमियम पेबल है, क्या ये प्रीमियम पेबल राइट ऑफ हो पा रहा है या नहीं। अगर ये प्रीमियम पेबल राइट ऑफ नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि तुमको कुछ तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे वो प्रीमियम पेबल राइट ऑफ हो सके। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने का प्रीमियम पेबल है? 50,000 का। अपना प्रॉफिट कितना है? 80,000 का। तो बड़े आसानी से राइट ऑफ हो जाएगा। बट मान लो अपना प्रीमियम है 40,000, प्रीमियम पेबल है 50,000, तो राइट ऑफ नहीं होगा। राइट, लेकिन अगर तुम्हारे पास अलग से एक्स्ट्रा पीएनएल है या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम है, बैलेंस शीट में अलग से दिया, एक्स्ट्रा दिया है, ये 40,000 तो यहां से मिला है, प्लस ऑलरेडी मेरे पास 50,000 और है, तो मेरे पास टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 90। राइट ऑफ करने को कितना चाहिए? 50। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकता है। अंडरस्टूड विद दिस? चलो, तो इसी के साथ हम लोग ने अब यहाँ पे क्या किया है, ये वाला सम हम लोग ने कर दिया। ओके, चलो, तो यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने नॉर्मल सा सीआरआर का अमाउंट पूछा था जो हम लोग ने कैलकुलेट किया। ओके, नाउ अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज। अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड टू पास क्या बोला है? जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबाउट। मतलब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछा है पास जर्नल एंट्रीज, और वो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। ओके, चलो फटाफट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मेरे को स्टेप्स बोल के बताओ। सर पहला मेकिंग पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर इनटू फुल्ली पेड अप, दूसरा है रेजिंग ऑफ फंड्स, तीसरा है, तीसरे में जाने से पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा, फिर पीएफआई है, पीएफआई के बाद क्रिएशन ऑफ सीआरआर है, फिर डिसीजन है, फिर प्रीमियम पेबल अगर है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, पेमेंट है और लास्ट में बोनस। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। T Limited furnishes you with the following balance sheet as at 31st March 2015। तो जो बैलेंस शीट है वो 31st मार्च 2015 का है। राइट, ओके। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। ओके, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो अमाउंट है वो रुपीज इन लैक्स में है, और बोल रहा है इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप। चलो फटाफट मुझे बताओ, अगर ये फुल्ली पेड अप नहीं होता, ये पार्टली पेड अप होता, तो फुल्ली पेड अप करना पड़ता कि नहीं? हाँ सर करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता, मारेगा कान के नीचे। फटाफट बताओ ये क्या है? सर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप होने का जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर शुड बी फुल्ली पेड। तो अगर ये पार्टली पेड अप भी होता तो मैं इसको फुल्ली पेड अप नहीं करता अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में दिया है। ओके, देन अब क्या है? सो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये नाम अच्छे से याद रखना, हमेशा यही नाम लिखना पड़ेगा। जो नाम क्वेश्चन में दिया है वही नाम तुमको प्रेफरेंस शेयर का लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद कैपिटल लगा देना। ओके, ऑफ रुपीज कितना ईच? ऑफ रुपीज 100 ईच, तो फेस वैल्यू कितना है? 100, और लिखा है फुल्ली पेड। ओ हो, प्रेफरेंस शेयर भी फुल्ली पेड अप है। चलो भैया जी बच गए हम लोग, तो प्रेफरेंस शेयर भी फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि स्टेप नंबर 1 आता कब है, जब प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है। यहाँ पे तो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है, तो फिर तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 का जरूरत ही नहीं है। ओके, वेरी नाइस। अब आ जाते हैं हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में ना तुम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कौन कौन सा रिजर्व्स डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जिसमें से हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बताओ, क्या कैपिटल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है? आंसर इज नो। क्या शेयर प्रीमियम, एक्चुअली शेयर प्रीमियम नहीं है, इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले 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 सिक्योरिटी प्रीमियम को ना ये लोग शेयर प्रीमियम बोलते थे। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम पहले क्या था, शेयर प्रीमियम, तो वो वैसे का वैसे रह गया। बट अभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ फटाफट, क्या इससे हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम तो अपना कैपिटल रिजर्व है, उसमें से थोड़ी ना हम लोग प्रीमियम उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, रेवेन्यू रिजर्व, हाँ सर, रेवेन्यू रिजर्व इज अवर डीपी। डीपी बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व बेसिकली बोले तो रेवेन्यू से जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से जो जमा किया हुआ रिजर्व है वो। तो बेसिकली रेवेन्यू रिजर्व इज वन टाइप ऑफ पीएनएल अकाउंट, मतलब अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें से कंपनी बिल्कुल डिविडेंड दे सकता है। तो मेरे पास टोटल मिला के 3 रिजर्व्स है और तीनों में से सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व जो है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व जो है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो इस रेवेन्यू रिजर्व में से आई कैन क्रिएट सीआरएम। क्या बोला मैंने? इस रेवेन्यू रिजर्व्स में से आई कैन क्रिएट व्हाट, सीआरएम। याद रखना, कैपिटल रिजर्व, क्या बोला मैंने, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें से तुम सीआरआर क्रिएट नहीं कर सकते। दिमाग में फिट कर लो ये बात। ओके, चलो, तो ये हो गया अपना रिजर्व एंड सरप्लस। देन उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फंड्स एम्प्लॉयड इन। तो यहाँ पे 400 प्लस 200 का बात करो तो ये 600 हो जाएगा, 600 प्लस 300 ये टोटल मेरा टैली हो जाएगा 900 पे, और ये भी टैली हो जाएगा 900। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है दैट इज ऑफ माय लायबिलिटी एंड दिस इज माय असेट्स। ओके, ये क्या है, लायबिलिटी एंड दिस इज व्हाट, असेट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड असेट लेस डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 560, करंट असेट बोल रहा है 540, माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटी का 200, तो आंसर इज 340 एंड टोटल इज 900। अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये जो करंट लाइबिलिटी है इसको हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। कौन से साइड में, लाइबिलिटी। करंट असेट में से माइनस करके नहीं लिखते। तो अगर हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट, देन इन दैट केस हम लोग करंट लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे इन लोगों ने लिखा। क्लियर? चलो, वेरी गुड। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन को रीड करते करते क्या क्या पॉइंट समझ लिया है। पहला पॉइंट ये समझा है कि प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है, तो उसको फुल्ली पेड अप करने का कोई जरूरत नहीं है। और हमने ये देखा कि कौन कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट है जिसमें से हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, सीआरआर। और यहाँ पे मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट में सिर्फ ये 260 रुपीज का रेवेन्यू रिजर्व्स है, राइट। देन हमने देखा फिक्स एसेट है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इन लोगों ने यहाँ पे किया, बट हम लोग अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी को लायबिलिटीज में लिखेंगे। ओके, चलो, सो लेट्स गो अहेड। अब उसने क्या बोला है, देखो, द कंपनी redeemed preference shares on 1st April 2015। तो जो प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1st अप्रैल 2015 को रिडीम हो गया एट 10% प्रीमियम। ओ हो,
मतलब हमने उनको रिडीम करते वक्त 10% एक्स्ट्रा दिया। फटाफट बताओ 10% एक्स्ट्रा दिया तो ये मेरे लिए प्रीमियम पेबल है कि सिक्योरिटी प्रीमियम? सर ये तो हमको पैसा देना है तो दैट इज अवर प्रीमियम पेबल। किसको पे करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अच्छा, ये थोड़ी ना इश्यू ऑफ शेयर का प्रीमियम है सर। इश्यू ऑफ शेयर करते वक्त अगर कोई प्रीमियम मिलता है तो दैट इज अवर सिक्योरिटी प्रीमियम, ये थोड़ी ना इश्यू करते वक्त है। अच्छा, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछा है, बट फिर भी हम लोग बैलेंस शीट कर देंगे। ओके, चल, एज दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे ना हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, राइट। और हर एक स्टेप लिखने के बाद मैं वहां पे लिख रहा हूँ कि इस स्टेप में कोई एंट्री नहीं है, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि हमने ये स्टेप किया है। पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, आगे जाके हम लोग नहीं करेंगे और एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, चल, स्टेप नंबर 1, मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू व्हाट? फुल्ली पेड अप। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में नो जर्नल एंट्री। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को सिर्फ ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप नंबर 1 में कोई जर्नल एंट्री नहीं है। देन बोलो, व्हाट वाज अवर स्टेप नंबर 2? सर अपना स्टेप नंबर 2 था रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स में हमने क्या क्या किया था? सर सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक से लोन लिया और इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन रीड करो, कहीं पे बोला असेट बेचा है, कहीं बोला है इन्वेस्टमेंट बेचा है, कहीं बोला है बैंक से लोन लिया या इश्यू ऑफ डिबेंचर किया। सॉरी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब स्टेप नंबर 2 में भी नो जर्नल एंट्री, मतलब स्टेप नंबर 2 भी नहीं है। एंड नाउ स्टेप नंबर 3 में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? सर वर्किंग नोट। तो फटाफट आ जाओ, वर्किंग नोट कर लेते हैं। याद रखना मैं वर्किंग नोट यहीं पे कर रहा हूँ, बट तुमको क्या करना है, वर्किंग नोट को अलग से, वर्किंग नोट को अलग से सम के बात करना है, राइट। हाँ, नहीं तो तुम लोग भी मेरे जैसे कर दोगे, सम सॉल्व करते करते बीच में ही वर्किंग नोट। ऐसा नहीं होता है, वर्किंग नोट अलग से करो, एक पेज छोड़ दो जर्नल एंट्री के लिए, फिर करो। क्यों मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? सो दैट कि तुम लोगों को वो चीज याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं जर्नल एंट्री के बीचों बीच कर रहा हूँ। ओके, चलो फटाफट बताओ फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ, बराबर है। चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रीमियम पेबल, और जो प्रीमियम पेबल है वो इसका 10% है, बराबर है। और जब मैं इसका टोटल ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिल जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बराबर है। ओके, अगर मैं बात करूं पीएफआई का तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसी में हम लोग ऐड कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो, और प्लस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा कैश एंड बैंक, बराबर है। लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो कहीं पे भी उसने ये नहीं बोला है कि हमने क्या किया है, इश्यू ऑफ शेयर किया है, बराबर। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर 0, प्रीमियम तो है ही नहीं, जब इश्यू नहीं है प्रीमियम कहाँ से होगा? तो कैश बैंक का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? 0, राइट। चलो फटाफट मेरे को बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? सर प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है 200, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना है? 200। तो यहाँ पे हम लोग भी लिख देते हैं रुपीज इन lakhs, रुपीज इन व्हाट? lakhs। ओके, चलो 200 है, उस पे प्रीमियम कितना परसेंट है? सर प्रीमियम पेबल है 10%, तो 10% ऑफ 200 कितना आएगा? 20, और दोनों को प्लस कर लिया तो आ गया 220, राइट। चलो फटाफट मेरे को बताओ क्या मुझे डीपी क्रिएट करना पड़ेगा? सर सवाल ही नहीं होता, सीआरआर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। बताओ क्यों? सर क्योंकि आपका पीएफआई 0 है,
ओके, तो इसका मतलब कितने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा सर? 200 का, राइट? क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सीआरआर। फटाफट बताओ तुम सीआरआर किससे क्रिएट करोगे? सर डिविजिबल प्रॉफिट से। देख के बताओ डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? सर डिविजिबल प्रॉफिट है रेवेन्यू रिजर्व। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये सीआरआर हम लोग क्रिएट करने वाले कहाँ से? रेवेन्यू रिजर्व्स में से। कहाँ से क्रिएट करेंगे? रेवेन्यू रिजर्व। क्लियर? क्या हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया है? बताओ फटाफट। हाँ सर। आंसर इज नो। सर क्यों? अरे भैया यहाँ पे ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ। सर प्रीमियम पेबल कितना है? 20। इसको किससे राइट ऑफ करोगे? अरे यार वो तो सोचा ही नहीं। तो सोचना तो पड़ेगा ना। बताओ प्रीमियम पेबल है 20, क्या तुमको सिक्योरिटी प्रीमियम 20 का मिला है? सर हमने तो इश्यू ऑफ शेयर ही नहीं किया है। तो सर हम लोग को प्रीमियम कहाँ से मिलेगा? हमने तो इश्यू ऑफ शेयर ही नहीं किया। ओके, तो क्या हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं? नहीं सर, कैसे कर सकते? उसको राइट ऑफ करना तो कंपलसरी है। तो एक काम करते, आ जाते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट में, चेक करो। अरे सर यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है अपने पास पहले से। 25 lakhs का सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से है। तो क्या उसमें से हम लोग ये 20 lakhs को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। हम लोग उस 25 में से यूज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा सर मुझे एक बात बताओ ना, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 25 lakhs नहीं होता, वो जीरो होता, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में होता ही नहीं, तो क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पॉसिबल था? आंसर इज यस। कैसे? देखो ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ। सर ये लिखा है रेवेन्यू रिजर्व। कितना लिखा है बताओ? सर 260। तुमने सीआरआर में कितना यूज किया? सर 200। इसमें कितना बच गया? सर 260 में से 200 में हम लोग सीआरआर यूज किया तो सर 60 बच गया। तो उस 60 से भी हम लोग ये जो प्रीमियम पेबल है, ये जो प्रीमियम पेबल है इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? तो जरूरी नहीं है कि तुमको यहाँ पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए, वो बैलेंस शीट में रहेगा तो भी चलेगा। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, कुछ भी है तो भी चलेगा, उससे भी प्रीमियम टेबल राइट ऑफ होता है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही तुम ये वर्किंग नोट करते हो यू शुड चेक कि क्या प्रीमियम टेबल राइट ऑफ हो रहा है या नहीं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, है ना? अब हम लोग आ जाएंगे अपने स्टेप नंबर 3। चलो बताओ फटाफट व्हाट इज योर स्टेप नंबर 3? सर अपना जो स्टेप नंबर 3 है वो स्टेप है पीएफआई का। किसका है? पीएफआई। तो बताओ पीएफआई है क्या इस क्वेश्चन में? अरे सर पीएफआई तो है ही नहीं, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है ही नहीं, तो हमने तो फ्रेश इशू किया ही नहीं। तो लो यहाँ पे भी नो जर्नल एंट्री। समझा? स्टेप नंबर 4 बोलो। स्टेप नंबर 4 क्या है? सर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सर स्टेप नंबर 4 है क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो देखो ये है अपना स्टेप नंबर 4, है ना? दिस इज अवर स्टेप नंबर 4, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। बोलो फटाफट मेरे को बताओ, मैं सीआरआर कौन से रिजर्व से क्रिएट कर रहा हूँ? सर रेवेन्यू रिजर्व। चलो बताओ फटाफट, रेवेन्यू रिजर्व असेट है कि लायबिलिटी? सर लायबिलिटी। बेसिक बैलेंस क्रेडिट यूज करोगे तो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर रेवेन्यू रिजर्व का बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट, तो एंट्री विल बी रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कहाँ जाएगा? सर ये तो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। वेरी वेरी गुड। कितना जाएगा? सर अमाउंट विल बी 200। अमाउंट विल बी 200।
100। क्लियर विद दिस? चलो, इसके बाद क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट जर्नल एंट्री? सर जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो है डिसीजन का। अच्छा, डिसीजन किस बारे में? सर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का। अच्छा मेरे को बताओ, प्रेफरेंस शेयर को अगर तुम रिडीम करोगे तो प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर तुम रिडीम करोगे तो कम हो जाएगा। कितने से? सर 200 से। कौन सा 200? ये वाला 200 कैपिटल, बराबर है। अच्छा तुम सिर्फ कैपिटल पे करो कि प्रीमियम भी? सर प्रीमियम भी। तो प्रीमियम अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर पे करना पड़ रहा है तो लॉस है। एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, सर लॉस है। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट। क्या नाम लिखोगे? सर हम लोग लिखेंगे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। कितना देना पड़ेगा? सर 20। टोटल मिला के कितना देना पड़ेगा? सर 220। किसको देना पड़ेगा? सर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेबल, पेबल बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। समझा? यस सर। चलो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सर डिसीजन के बाद सर ये जो प्रीमियम पेबल आपको दिख रहा है, ये जो प्रीमियम पेबल, इसको राइट ऑफ करना है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब कैंसिल करना है। फटाफट मेरे को बताओ, यहाँ पे हमने उसको क्या किया है? सर यहाँ पे डेबिट किया है। कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? सर क्रेडिट कर देंगे। तो कर दो ना भाई क्रेडिट, पहले तो कर दो फटाफट। तो लो, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से? जितने का उसका अमाउंट है, दैट इज 20। अब वर्किंग नोट में देखो और मुझे बताओ, ये जो प्रीमियम पेबल है, इस प्रीमियम पेबल को हमने किससे राइट ऑफ किया है? सर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है। मतलब तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया है टू राइट ऑफ प्रीमियम पेबल। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग इश्यू ऑफ शेयर करते हो, कलेक्ट करते हैं, वो अपने लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है। अगर उसको तुम यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अपना प्रॉफिट है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्या? सर डेबिट विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से? जितना तुम्हारा प्रीमियम पेबल है उतने से ही तो राइट ऑफ करो। एंड लास्ट पेमेंट। फटाफट मुझे बताओ, तुम पेमेंट करोगे तो करोगे किसको? सर इसको। कितना? इतना। तो बताओ फटाफट, पेमेंट करोगे तो जेब से क्या जाएगा? सर पेमेंट करेंगे तो जेब से जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, बराबर है। किसको पेमेंट किया? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। यहाँ पे क्रेडिट किया था क्योंकि वो लाइबिलिटी था पेबल। अब पे कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट व्हाट? डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट विल गेट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट विल बी 220। तो जितना अमाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, द सेम अमाउंट का हम क्या करेंगे? पेमेंट। सिमिलरली जितना अमाउंट का प्रीमियम पेबल है, द सेम अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? उसको राइट ऑफ। समझा मैंने क्या बोला? श्योर? ठीक है। अब देखने जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सम कंप्लीट हो गया है, बराबर है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम ना यहाँ पे ना बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट अगर बनाना है तो सर ये तो कंपनी का बैलेंस शीट है ना? हाँ ये तो कंपनी का बैलेंस शीट है। सर लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट तो कंपनी के एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, तो अपने पास एक चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट्स करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो उसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, उसका टेंशन मत लो। लेकिन
उस फॉर्मेट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम लोगों को ना कंपनी का नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? नोट्स टू अकाउंट्स। मैं तुम लोगों को एज ऑफ नाउ इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट कैसे किया था, वैसे टाइप से हम लोग कर लेते हैं। जब भी फाइनल अकाउंट करेंगे तब हम लोग डिटेल में उसका फॉर्मेट देखेंगे। अगर हम लोग ने ऑलरेडी फॉर्मेट कर रखा है तो ये तो और भी इजी हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो देखो जरा फटाफट यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक बैलेंस शीट। कौन सा वाला? अरे सर आप, मेरे को लग रहा है ना सर आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सर आप ना ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहे हो सर, और जबकि कंपनी का अगर मैं बैलेंस शीट का बात करूं ना सर, वो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। बराबर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट फिर भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, लाइबिलिटीज और असेट्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझने का कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम लोगों को बैलेंस शीट बना के बता रहा हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जैसे मैं कर रहा हूँ डिक्टो वर्ड टू वर्ड तुमको वैसे ही करना है। एक दो बार पहले एक दो सब में वैसे ही करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीख लो, समझ लो, एंड देन तुमको जैसा चाहिए वैसे करो। एक बार आ गया तो कोई पूछने वाला नहीं है कि अमाउंट कैसे आया। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है ना डिक्टो वर्ड टू वर्ड वैसे लिख देंगे। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को कोई कंपनी अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तुम लोग को ये सब भी नहीं सिखा रहा हूँ कि कैसे डिटेल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किसके बाद क्या आता है, कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक जनरल सा तुम लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल टॉपिक सिखा रहा हूँ। जब कंपनी फाइनल अकाउंट तुम लोग सीखोगे ना, ऑटोमेटिकली इसका प्रेजेंटेशन तुम लोगों को आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, कितना अमाउंट लिख रहा हूँ मैं, 400 लिख रहा हूँ, बराबर है ना। तो ये जो हम लोग ने लिखा, अगर मैं कंपनी फाइनल अकाउंट का रियल वाला बात करूं तो ऐसे नहीं लिखते, उसमें ना हम लोग नंबर्स वंबर्स के साथ में लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे लिखेंगे 40 lakhs नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप, तब जाके अमाउंट आएगा 400 lakhs। क्लियर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को कंपनी फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं समझा रहा हूँ, मैं खाली तुम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसमें से तुम लोगों को एटलीस्ट सम कैसे सॉल्व होता है वो समझ में आएगा। फॉर्मेट एग्जाम से पहले हम लोग सीख लेंगे। ओके, चलो तो मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल का 400। ठीक है, अब ये 400 है ना, मैं क्या करूंगा, इस 400 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। सर यहाँ पे क्यों लिखा, बाद में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ पूछो ही मत, दिमाग मत लगाओ। देखो आगे, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया। दूसरा, सर 12% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल 200, वो भी तो लाइबिलिटी है, तो लिखो यहाँ पे 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसका अमाउंट जो है दैट इज 200 ब्रैकेट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्टो जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व कितना, सर 15, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि बैलेंस शीट में कितना है, 15। ठीक है, चलो ये लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, सर नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका अमाउंट तुम लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। बोलो अमाउंट कितना है, 25। तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा 25। देख नेक्स्ट क्या है, सर नेक्स्ट है रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व कितना, 260, लिख दो रेवेन्यू रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स कितना, सर 260, 260।
अब अगर ध्यान से देखोगे तो लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया। अब आ जाओ असेट साइड। फिक्स्ड असेट लेस डेप्रिसिएशन। असेट साइड फिक्स्ड असेट लेस डेप्रिसिएशन, राइट। और इसका जो अमाउंट है, दोनों का मिला के मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो अमाउंट है दैट इज 540। कितना है? 540। देन नेक्स्ट है करंट असेट। सर करंट असेट कितना है? ये देखो 540 है, तो यहाँ पे लिख दो करंट असेट। अच्छा, करंट असेट में क्या क्या आता है? सर करंट असेट के अंदर स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तीन तो पक्का आएगा। बाकी और भी रहेगा तो रहेगा, बट इतना तो कंफर्म है। क्या क्या बोला फटाफट बताओ। अपना स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, और क्या आएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, चलो ये मैंने कितना लिखा? 540। अरे सर वो तो 540 बराबर है। सर फिक्स असेट का ना आपने रॉन्ग लिखा, सर फिक्स असेट का 560 है। ओके सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते 560। अब मुझे बताओ करंट लाइबिलिटी कहाँ लिखोगे? सर वो तो पहले बोला ना सर, वो लाइबिलिटी में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? सर 200। तो आ जाओ, उन लोगों ने जो मिस्टेक किया हम थोड़ी करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लाइबिलिटी और उसका जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 200। तो अगर तुम इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे, जो क्वेश्चन में दिया मैंने पूरा का पूरा डिक्टो सेम टू सेम मैंने छाप दिया, बराबर है। ओके, अब मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना खाली फिक्स एसेट ही लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। फिक्स एसेट लेस डेप्रिसिएशन लिखो या फिर फिक्स एसेट लिखो, बात तो एक ही है ना। तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ फिक्स एसेट लिख देता हूँ, तुम लोग को लिखने के लिए फिक्स एसेट लेस डेप्रिसिएशन लिख सकते हो। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मेरे पास फिक्स एसेट कितने का है? सर 560 lakhs का। 560 मैंने और खरीदा तो क्या होगा? सर इसी में ऐड होगा। अच्छा मैंने बेच दिया तो क्या होगा? सर इसी में से लेस होगा। अगर तुमने और खरीदा तो ऐड होगा, अगर तुमने बेच दिया तो लेस होगा, है ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने फिक्स एसेट खरीदा तो एंट्री, सर फिक्स एसेट टू कैश बैंक, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो ये मेरा असेट है, राइट। असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, ये मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, बराबर है। और ये रूल जो है मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है, डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट दोनों, अगर डेबिट है दोनों, डेबिट डेबिट क्या होगा? प्लस, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? माइनस। सिमिलरली डेबिट और क्रेडिट, बोलो, क्रेडिट और डेबिट क्या होगा? माइनस। क्रेडिट और क्रेडिट प्लस। तो ये चीज समझ लो, कोई भी असेट अगर डेबिट किया तो वो प्लस होएगा, क्या होएगा? प्लस। क्रेडिट किया तो माइनस। सिमिलरली कोई भी लाइबिलिटी डेबिट किया तो माइनस और क्रेडिट किया तो प्लस। इतना तो सबको मालूम है, कॉमन सेंस है। चलो, अब मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पे छाप लिया, बराबर है। अब इस क्वेश्चन में ना मुझे मेरे जर्नल एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्रीज को इसके अंदर यूज करना है। तो कैसे करना है? देखो सर, स्टेप नंबर 1 में जर्नल एंट्री नहीं है, ओके। 2 में नहीं है, ओके। 3 में नहीं है, ओके परफेक्ट। 4 में है सर, है। अब ध्यान दो, बताओ फटाफट ये क्या है? सर रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट है। चलो बताओ मुझे, रिजर्व एंड सरप्लस असेट है क्या लाइबिलिटी? सर रिजर्व एंड सरप्लस तो लाइबिलिटी है और हमने उसको क्या किया है? डेबिट। सर लाइबिलिटी है और हमने उसको डेबिट किया, तो बताओ फटाफट प्लस होगा कि माइनस? सर लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट, हमने किया है डेबिट, तो सर वो माइनस होगा। किस में से माइनस होगा? सर रेवेन्यू रिजर्व में से। कितना माइनस होगा? सर रेवेन्यू रिजर्व में से 200 माइनस होगा। वेरी वेरी गुड। तो आ जाओ फटाफट रेवेन्यू रिजर्व्स
और रेवेन्यू रिजर्व में से यहाँ पे कर देंगे -200। क्यों माइनस के, सब लोग को समझा। रेवेन्यू रिजर्व अपना लाइबिलिटी है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, जर्नल एंट्री में हमने डेबिट किया तो क्रेडिट और डेबिट मतलब माइनस। नेक्स्ट है CRR। नेक्स्ट क्या है? CRR। फटाफट मुझे बताओ ये प्लस होगा कि माइनस? अरे सर, CRR तो यहाँ पे नामो निशानी नहीं है, पूरे बैलेंस शीट में तो CRR मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस CRR को अलग से लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। सर लिख तो देंगे लेकिन कौन से साइड में? असेट की लाइबिलिटी। मुझे बताओ ये जो 200 है, ये जो CRR है, तुमने कौन से साइड में लिखा है? सर कौन सा साइड क्या है? ये तो जर्नल एंट्री के हिसाब से क्रेडिट साइड है, और क्रेडिट का मतलब? सर क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी। तो सोचने वाली क्या बात है, सीधा लाइबिलिटी में लिख दो। क्या लिखोगे? सर लाइबिलिटी में हम ना सीधा लिख देंगे CRR, और अमाउंट सीधा लिख देंगे 200। अमाउंट कितना लिखेंगे? 200। ओके ना। उसके बाद क्या है? CRR के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? देखो सर, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। पहले मुझे ये बताओ, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल असेट के लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट, हमने क्या किया? डेबिट। प्लस होएगा कि माइनस? सर माइनस। वेरी गुड। कितना माइनस होगा? सर वो माइनस होगा 200। कितना माइनस होगा? 200, है ना? सर किस में से माइनस होगा? सर प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से ही तो माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो फटाफट, यहाँ पे देखो ये 200 दिख रहा है तुम लोगों को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 दिख रहा है, उसी में से माइनस कर दो 200। ओके, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट है, जर्नल एंट्री में हमने डेबिट किया तो क्रेडिट एंड डेबिट माइनस होना है। नेक्स्ट है सर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट। चलो आ जाओ बैलेंस शीट में फटाफट। सर बैलेंस शीट में तो ये नाम ही नहीं है। अरे हाँ, बैलेंस शीट में तो ये नाम नहीं है। चलो बताओ फटाफट ये कौन से साइड में है? सर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे सर, ये जो है ये डेबिट साइड में है सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये डेबिट साइड में है, तो ये कौन से साइड में आएगा? सर डेबिट बोले तो असेट्स। वेरी गुड, आ जाओ यहाँ पे लिख दो, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना? सर वहां पे अमाउंट आएगा ये वाला 20। वेरी नाइस, आ जाओ लिख दो 20। चलो लिख दिया 20। वेरी गुड। चलो आगे चलते। आगे क्या है? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 220 का। अरे सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो अपने बैलेंस शीट में नहीं है। अरे नहीं है तो क्या टेंशन ले रहे हो, लिखो। चलो बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से साइड में? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी, लिखो ना फिर इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना? 220। क्लियर? हाँ सर, समझा। आगे चलो सर। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम अपना रिजर्व है, रिजर्व बोले तो लाइबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट, हमने यहाँ पे डेबिट किया है कितने से? 20 से। बताओ फटाफट प्लस की माइनस? सर कॉमन सेंस से माइनस। कितने से? ये देखो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे माइनस कितना? सर जितना डेबिट किया उतना, दैट इज 20। वेरी गुड। आगे प्रीमियम पेबल ऑन ROPS क्रेडिट। ओ हो सर, यहाँ देखो प्रीमियम पेबल ऑन ROPS हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा था तो वो डेबिट था। अब यहाँ पे सर ये 20 से देखो सर क्रेडिट हुआ है। फटाफट बताओ डेबिट और क्रेडिट प्लस होगा कि माइनस? सर इसमें से तो माइनस होगा। कितना माइनस होगा? सर इसमें से तो माइनस होगा 20। तो लो कर दिया -20, तो सर ये तो जीरो हो गया। अरे भैया ये जीरो हो गया, इसका मतलब इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। सर ये हम लोग को कैसे समझेगा? अरे कैसे क्या समझेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट हुआ है कितने से? 20।
प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट हुआ है कितने से 20, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होता है, ये तो दुनिया को मालूम है। तो प्रीमियम पेबल डेबिट, प्रीमियम पेबल क्रेडिट, इट विल गेट कैंसल्ड, और वो कैंसिल हो जाएगा तो बैलेंस शीट में आने ही वाला नहीं है। क्लियर? ओके सर। सिमिलरली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने क्रेडिट किया है ना, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट किया है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट हो गया। सर उस हिसाब से ये क्रेडिट और ये डेबिट तो कैंसिल होना चाहिए। अरे भैया कैंसिल ही तो होना चाहिए, लेकिन सर हम लोग ने देखो बैलेंस शीट में लिख दिया। अरे भैया लिख दिया तो कट भी तो हो सकता है, निकाल दो, वो तो समझा रहा था मैं तुम लोगों को, समझा? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट विल गेट कैंसिल्ड, विल गेट व्हाट? कैंसिल्ड। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सर कैश एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। सर कैश एंड बैंक तो अपना असेट है, असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट है, हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। फटाफट बताओ प्लस की माइनस? सर माइनस तो करना पड़ेगा, लेकिन सर ये माइनस कहाँ से करेंगे? अपने पास तो बैलेंस शीट में देखो सर कैश बैंक है ही नहीं। अरे भैया जी मैंने तुमको पहले ही बोला था, ये करंट असेट है ना, उसके अंदर स्टॉक है, डेटर्स है, कैश बैंक का मतलब कैश बैंक इसी के अंदर है। तो इसमें से अगर तुमने माइनस कर दिया 220 तो ऑटोमेटिकली वो कैश में से भी माइनस हो ही जाएगा। तो ये जो 220 तुमने पेमेंट किया है, पैसा गया है, तो पैसा कम होगा तो करंट असेट ही तो कम होगा, तो डायरेक्ट करंट असेट में से माइनस कर दो। क्लियर? ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे मैंने जर्नल एंट्री में हर एक को येलो किया। येलो का मतलब मैंने सबका एंट्री कर दिया। जो बैलेंस शीट में था उसमें प्लस किया है या तो माइनस किया है, डिपेंडिंग ऑन जर्नल एंट्री। जो बैलेंस शीट में नहीं था वो असेट में लिख दिया या तो लाइबिलिटी में लिख दिया, डिपेंडिंग कि वो डेबिट में या क्रेडिट में। डेबिट में तो असेट, क्रेडिट में तो लाइबिलिटी। एंड जो जर्नल एंट्री में डेबिट में भी था, क्रेडिट में भी था, वो तो कट हो गया। सीधा सीधा देखो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट कैंसिल हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, ये भी कैंसिल हो गया, तो बैलेंस शीट में वैसे भी नहीं आना है। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री के अंदर हर एक आइटम, जर्नल एंट्री के अंदर हर एक आइटम टिक होना चाहिए कि मैंने उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट दिया है या नहीं दिया। ओके चल, अब हम लोग आ जाते हैं वापस से, ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? सर 400, कुछ प्लस भी नहीं हुआ कुछ माइनस भी नहीं हुआ। प्रेफरेंस का कितना आएगा? सर 200 माइनस 200 जीरो, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। कैपिटल रिजर्व का कितना आएगा? सर 15 का 15 वैसे का वैसे आएगा, कुछ प्लस भी नहीं हुआ कुछ माइनस भी नहीं हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा? सर 5 बचेगा। रेवेन्यू रिजर्व में से 260 में से 200 गायब हो गया तो कितना बचा? सर 60। करंट लाइबिलिटी के अंदर 200 था जिसमें से कुछ प्लस भी नहीं हुआ कुछ माइनस भी नहीं हुआ, तो 200 बराबर। फिक्स एसेट के अंदर 560 में कुछ प्लस नहीं हुआ कुछ माइनस नहीं हुआ, तो 560। और करंट एसेट में 540 था जिसमें कैश भी था, उसमें से कैश में से 220 कम हो गया तो बैलेंस बचता है 320। बैलेंस बचता कितना है? 320। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टैली करूं तो 320 प्लस 560, असेट साइड का टोटल है 880। लाइबिलिटी साइड का चेक कर लेते हैं। 400 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 60 प्लस 200 प्लस 200 400। सर ये भी आ गया 880, समझा? लेकिन सर हम लोगों को एग्जाम में ये बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, तो आप क्यों करवा रहे हो? ये बैलेंस शीट तो करना नहीं है। देखो भाई इसमें मेरा दो रीजन है। एक तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है और कैसे टैली किया जाता है। दूसरा, ये वाला बैलेंस शीट हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे 11 स्टैंडर्ड से, तो ये बैलेंस शीट हमको अच्छे से याद है, तो ये टैली करने में ना उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? तो इसको देख देख के हम लोग ना वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सर अगर हम लोग ये बनाएंगे एग्जाम में तो अपना तो टाइम वेस्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे नोट्स
टू अकाउंट्स। और याद रखना ये नोट्स टू अकाउंट्स ना एग्जाम में कंपलसरी होता है। नोट्स टू अकाउंट्स एग्जाम में क्या होता है? कंपलसरी। तो ये जो बैलेंस शीट हमने बनाया है, ये बैलेंस शीट तुम्हारा बन जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स, और इसके बेसिस पे तुम्हारा फाइनल अकाउंट बनेगा। इसके बेसिस पे तुम्हारा वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगा। ओके, तो अगर तुम लोगों का ऑलरेडी फाइनल अकाउंट टॉपिक हो गया है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, तो इसका बैलेंस शीट बनाना कितना इजी है ये तुम लोगों को समझ में आ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा ये फाइनल अकाउंट टॉपिक नहीं हुआ है, डोंट वरी, जब वो हो जाएगा तो तुम इसका बैलेंस शीट आराम से बना पाओगे। एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसका वर्टिकल बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमको वर्टिकल बैलेंस शीट आता नहीं है तो वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है, अलग से टॉपिक है, उसमें बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो वो टाइम मैं अभी फिलहाल डिवोट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम लोगों को, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा है तो तुमको वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनाना पड़ेगा, जो हम लोग एग्जाम के पहले तक सीख लेंगे। अंडरस्टूड? श्योर?